लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को साधने में बीजेपी की फील्डिंग काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि इस चुनावी रण में दूसरी ओर खड़ी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा इस चुनौती को और बढ़ाने वाली है। देखिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित। लोकसभा चुनाव 2024 के कुरुक्षेत्र में योद्धाओं के नाम सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी और 51 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। यूपी में मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में यूपी के अंदर सपा और कांग्रेस और कुछ छोटी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव में उतरने जा रही हैं। यूपी में 53% ओबीसी वोट को साधने के लिए 2024 के रिजल्ट का बिगुल बजने वाला है और सभी पार्टियां अपने अपने महारथियों को लेकर तैयार हो रही हैं, सेना तैयार हो रही है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं, अपने सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया है। 51 लोगों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है, जिसमें कि सबसे ज्यादा ओबीसी को 20 सीटें दी गई हैं और वहीं पर 19 सीटें समान है और जबकि 12 सीटें एससी को दी गई हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि ये जो सेनापति अलग अलग सजाए जा रहे हैं, इनमें किसने बाजी मारी है, क्योंकि आरएलडी भी एक साथ में इनके सहयोगी संगठन में, एनडीए के साथ और संगठन भी है, उनपे भी क्या होने वाला है, किस तरीके से ये रण सजेगा और क्या प्रभाव रहेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा को लेकर भाजपा ने सभी जातियों को साधने की कोशिश की है। बीजेपी के घोषित 51 प्रत्याशियों में से ओबीसी की 20 सीटों में से कुर्मी से 4, निषाद या कश्यप से 3, लोधी से 4, कुशवाहा या सैनी से 2, जाट से 3, गुर्जर से 2, यादव से 1, अन्य से 1 और एससी से 12 उम्मीदवारों को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बीजेपी की लिस्ट में सामान्य वर्ग की 19 सीटों पर नजर डालें तो ब्राह्मण से 10, ठाकुर से 7, बनिया से 1 और अन्य से भी 1 उम्मीदवार को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। यूपी की कुल 80 सीटों में से 62 पर बीजेपी, 10 पर बसपा, 5 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अपना दल काबिज है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी को इस बार लोकसभा में कितनी बड़ी भूमिका होगी? क्या समाजवादी पार्टी के साथ में ही रहेगी या फिर जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की बहन ने बगावत की थी अभी अखिलेश यादव से, क्या वो बगावत जारी रहेगी या फिर आने वाले समय में अखिलेश यादव कुछ उनको सीटें देंगी या फिर अपना दल जो कमेरा है वो कितनी समाजवादी पार्टी लोकसभा में उसको मिलेंगी? क्या वो अपनी एक जो मजबूत पकड़ बनाने के लिए जिस तरीके से कवायद की थी, क्या वो उस पर कामयाब हो पाएंगी? फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से सीधा टक्कर लेने वाली समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा कमजोर पड़ने वाली है, क्योंकि जयंत चौधरी ने साथ छोड़ दिया है समाजवादी पार्टी का। अब अखिलेश यादव कांग्रेस मिलके ही 80 लोकसभा चुनाव वाला जो उत्तर प्रदेश है सीटों वाला, उसमें चुनाव लड़ने की है। बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1-2 उनके जो घटक दल है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात ये देखने वाली होगी, क्या समाजवादी पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से टक्कर दे पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम जो पार्टियों को एक साथ लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में उतरी है और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए है, क्या समाजवादी पार्टी किस तरीके से टक्कर देगी? या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में देखा होगा कि जो चाहे आजमगढ़ की बात करें, रामपुर की बात करें, जो समाजवादी पार्टी की किले कहे जाते थे वो कब्जाने का काम किया था। अब जब लोकसभा चुनाव 2024 जब होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या वो समाजवादी पार्टी के जो किले हैं भेदने में कामयाब हो पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी अपने किलों के साथ साथ इस बार भी 2024 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी? फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा।
उत्तर प्रदेश में हाल ही में एनडीए के गठबंधन में आने वाली आरएलडी लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ेगी। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी के आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो गई है। अब ये मजबूती लोकसभा चुनाव में धरातल पर कितना उतर पाती है, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आरएलडी मजबूत दबदबा रखने वाली अब भारतीय जनता पार्टी का घटक दल बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो 29 सीटें लोकसभा की हैं, उसमें आरएलडी को कितनी मिलती हैं, सुभाषपा को कितनी मिलती हैं, या फिर संजय निषाद को कितनी मिलती हैं, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, इसमें पश्चिमी क्षेत्र में आरएलडी एक अहम भूमिका अदा करने जा रही है। कल जिस तरीके से आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और वहां मुलाकात करने के बाद जो दूरियां थी वो कम हो गई हैं, और साथ ही साथ जो समझौता हुआ है वो चाहे लोकसभा चुनाव को लेकर के हो या फिर उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो, विस्तृत रूप से वहां पर चर्चाएं भी हुई है। चर्चा के बाद जब बाहर निकले तो उसके बाद सोशल मीडिया पर आपसी जो समझौता हुआ है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक दूसरे का सहयोग देने की बात कही गई है, ये फिलहाल अब आने वाला वक्त ही बताएगा लोकसभा चुनाव कि आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है पश्चिमी क्षेत्र में कितना कारगर होगा, ये लोकसभा चुनाव परिणाम ही बताएगा। देश में दूसरे नंबर की पार्टी यानी कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर अपना दमखम दिखाएगी और बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी की मदद करेगी। देश में नंबर 2 और प्रदेश में नंबर 3 की पार्टी यानी कि कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये सीटें और मांगने की दावेदारी पेश की जा रही है, लेकिन इंडिया का मूल गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभावी है, समाजवादी पार्टी ने इनको अब तक 17 सीटें देने का ऐलान किया है। इस पे बाकायदा आधिकारिक तौर पर घोषणा भी हो चुकी है। अब देखने की बात ये होगी कि कौन कौन सी सीटों पर कहां अपने मोहरे, अपने सैनिक कांग्रेस खड़े करती है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 को अकेले ही लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था। मायावती युवाओं को साधने के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को छोड़कर बाकी के राज्यों का प्रभारी बना दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में आकाश आनंद के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि वो पार्टी में युवाओं को कितनी भागीदारी सुनिश्चित करा पाएंगे। प्रदेश में कई बार सत्ता में रही बहुजन समाज पार्टी इस समय क्या भूमिका निभाएगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये तय है कि ये इंडिया के साथ तो नहीं जा रही है और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में ये एनडीए को परोक्ष रूप से समर्थन दे सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कतई नहीं देने वाली है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कमान खुद संभाली है, जबकि उनके भतीजे आकाश आनंद अन्य राज्यों की कमान संभाले हैं। अभी तक उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी नहीं की है, लेकिन चुनाव सर पर है। जल्द ही ये रण में सारे सैनिक और सारी सेना उतरने ही वाली है। यूपी में लोकसभा चुनाव में सपा इस बार कांग्रेस और कुछ छोटी पार्टियां एक साथ मिलकर भाजपा को टक्कर देंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का साथ छूटने के बाद सपा थोड़ी कमजोर जरूर पड़ी है। गौरतलब है कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद सपा और कांग्रेस यूपी में बहुत कुछ नहीं कर पाई हैं। कहते हैं कि सियासत में दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये रास्ता जो देख रहे हैं ये निश्चित रूप से दिल्ली की तरफ जाता है और इस रास्ते में जाने के लिए सभी नेता, सभी राजनीतिक दल अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम रैलियां करके अब चुनाव की जहां उद्घोषणा कर दी थी, वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी अपनी न्याय यात्रा यहीं से निकाली। और अब जो चुनाव है उस चुनाव में कौन कैसा चुनाव लड़ेगा और क्या क्या होगा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ एक हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप कुमार सिंह जी मौजूद हैं। अनूप कुमार सिंह जी से मैं कहूंगा कि ये बताइए कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस चुनाव में आ रहे हैं।
देखिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 51 जो लोकसभा सीटों का डिक्लेयर किया है, प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आपने देखा होगा जिसमें ज्यादातर जो 2019 में एक लंबे अंतराल से जीते थे, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या लखनऊ में सांसद लोकप्रिय सांसद राजनाथ सिंह की बात करें या फिर तमाम ऐसे जो सांसद थे जो लंबे अंतराल से जीते थे, उनको दोबारा फिर से मौका मिला। आप समझिए 51 सीटों में उत्तर प्रदेश, चूंकि राजनीति में अगर जातिगत समीकरण न हो, जातिगत बात न हो तो ऐसा संभव नहीं है। तो 51 सीटों में से आपने देखा 20 सीटें ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी ने दे दी। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है ओबीसी को साधने को लेकर के है। यही मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसमें एक बात जानना चाहूंगा, जो आपने ओबीसी की बात कही, ओबीसी में एक खास बात ये दिखती है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें दी हैं, उसमें 19 सीटें उन्होंने समान श्रेणी की रखी हैं, और जो 19 सीटें समान श्रेणी को दी गई हैं, उनमें से 10 सीटें ब्राह्मणों को हैं, 7 सीटें ठाकुर को, बाकी अन्य जो बनिया वैश्य समाज है उन लोगों को दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जो जिस तरीके से इन्होंने जातियों को साधने की कोशिश की गई है, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का समीकरण रहेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण के हिसाब से और व्यक्ति की लोकप्रियता कितनी है, दोनों पे काम करती है। सर्वे कराती है कि जिस प्रत्याशी को वो मैदान में उतार रही है कि उसकी लोकप्रियता कम तो नहीं है, या फिर जातिगत समीकरण, किस सीट पे किस बाहुल्य जाति के ज्यादा वोटर्स हैं, इन सब पर मंथन करती है, विस्तारक उसकी रिपोर्ट है। तो आप देखिए हर सीट का जो जिस लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं राजनाथ सिंह। तो जब पिछले चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से मौका मिला है, तो कुल मिला के ऐसी सीटें, चाहे वो तमाम सीटें बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, मोहनलालगंज की बात करें, ये सब। अनूप जी, एक चीज मैं बताऊंगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, तमाम और पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो वो लोग भी इस चुनावी मैदान में पूरी तौर से दमखम से उतर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके जो दमखम है, जैसे कि समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से मतलब भीड़ अच्छी एकत्रित कर लेती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। अब की बार जैसे कि राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा निकाली, उसमें बहुत ही भीड़ हुई, और जब अखिलेश आगरा में शामिल हुए वहां पे और अच्छी भीड़ हो गई। तो ऐसी स्थिति में वो भीड़ कितना वोटों में तब्दील होगी, ये सोचने की बात है। देखिए इस बात पर सर मैं अगर पिछले चुनाव में अगर जाना जाएं, 2014 से इसको स्टार्ट, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय बीएसपी के साथ गठबंधन था समाजवादी पार्टी का। उस समय क्या हुआ था कि देखिए अलग अलग लड़े थे, हालांकि उसके बाद गठबंधन में कोई फायदा नहीं मिला। समाजवादी पार्टी की सिर्फ 5 सीटें जीत कर आई थी। 2019 का चुनाव हुआ, इसमें समाजवादी पार्टी बीएसपी आपस में गठबंधन हुए थे, हालांकि उसका फायदा बीएसपी को उस समय हुआ, 11 सीटें जीत कर आई, लेकिन 2014 में वही बीएसपी 0 पर आउट हो गई थी। तो कुल मिलाके चाहे बीएसपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, इनको किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात बड़ी होती है, एक बात बहुत बड़ी है कि जैसा कि आपने बताया कि अच्छे चेहरों को भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे चेहरे थे उनको रिपीट कर दिया है, और बाकी पे अभी विचार चल रहा है। लेकिन बाहुबली है, गोंडा में बाहुबली जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनका क्या हाल रहेगा? एक जौनपुर में बाहुबली जो कि भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रहे थे, उनका क्या हाल रहेगा? क्या लगता है कि कौन किस करोड़ रूट बैठेगा? देखिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किसी प्रकार का समझौता नहीं लेते हैं योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से अगर भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य लिया है, तो कहीं न कहीं इन बाहुबलियों से दूरी बनानी होगी, क्योंकि समाज में अगर मैसेज कानून लॉ एंड ऑर्डर का अगर चला गया तो भाजपा के लिए मुसीबत भी का सामना करना पड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी आती है, इतना हल्के में भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अभी 2022 का चुनाव देखा। लेकिन देश में नंबर 2 की पार्टी है कांग्रेस, जो कि इस समय समाजवादी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रही है, वो क्या इम्पैक्ट मारेगी? देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है। हालांकि राहुल गांधी यात्राएं निकाल के तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठा करके पार्टी को मजबूती तो ला रहे हैं, लेकिन उसमें भी समय लगेगा, क्योंकि कांग्रेस अपना उत्तर प्रदेश में सब कुछ खो चुकी है। विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में देख लीजिए क्या स्थिति, अपनी जो पुश्तैनी सीट थे वो भी हार गए। तो कुल मिलाके अभी
जो कांग्रेस को थोड़ी मेहनत की जरूरत है, सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा और इस बार यूथ का ज्यादा दबदबा रहने वाला है। समीकरण और जातिवाद और हिंदू मुसलमान जो चल रहा है वो कितना प्रभावी रहेगा इस चुनाव में, ये भी बहुत मायनेपूर्ण होगा, मुझे ऐसा लगता है। एक बात बता दें कि चुनाव पूरी तौर से सज चुका है, सारे नेता तैयार हैं, उनकी रणनीतियां पूरी तौर से काम कर रही हैं। जगह जगह पर रैलियां, सभा तैयारियां, रथ यात्राएं निकलना शुरू हो गई हैं। छोटी छोटी जो उनके संगठन है वो भी काम करना शुरू कर दिए हैं, उनकी रैलियां होना शुरू हो गई हैं। तो अब आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सारे राजनीतिक दल अपने अपने सेनाओं को लेकर के मैदान में उतरने लगे हैं। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप कुमार सिंह के साथ अनिल कुमार, अंकुर, लखनऊ। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि समीकरणों की इस राजनीति को कौन सी पार्टी कितना साध पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।